ओके, तो चैप्टर चल रहा है हमारा पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस यानी पेज नंबर 9। पेज नंबर 9। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ 2 क्वेश्चंस हुए हैं, शायद एक ही हुआ है, शायद सिर्फ क्वेश्चन नंबर 28 ही हुआ था। बाकी तो 29 to 35 सारे ही क्वेश्चंस अभी हमारे बचे हुए हैं। 29 to 35 ये क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं। Okay, question number 34. This is on page number 11. Question number 34, page number 11. हाँ जी. Calculate the level of EBIT at which EPS indifference point between the following financing alternatives will occur. तो फंड्स अरेंज करने का पहला ऑप्शन क्या है कि इक्विटी कैपिटल होना चाहिए 6 लाख रुपए, 12% डिबेंचर होने चाहिए 4 लाख रुपए के। दूसरा ऑप्शन इक्विटी कैपिटल 4 लाख रुपए, 14% प्रेफरेंशियल कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख, 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज 4 लाख। फिर क्वेश्चन कहता है टैक्स रेट 35% और एक एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का। आप लिखिएगा ऑप्शन 1। अगर आपने फंड्स को अरेंज किया ऑप्शन 1 के हिसाब से, अगर आपने फंड्स को अरेंज किया ऑप्शन 1 के हिसाब से, तो बताइए इसमें आपको इंटरेस्ट कितना देना होगा। 12% ऑफ रुपीज 4 लैक्स। आपने बताया रुपीज 48,000। फिर आप ये बताइए इस ऑप्शन में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे करना होगा। निल। ऑप्शन 1 में इक्विटी कैपिटल अगर 6 लाख रुपए का है, एक शेयर अगर 10 रुपए का है, तो इक्विटी शेयर्स कितने हो गए 60,000। ये ऑप्शन 1 है हमारे सामने। अगर हमने फंड्स को अरेंज किया सेकंड ऑप्शन के हिसाब से, सेकंड ऑप्शन में डिवेंचर्स हैं 4 लाख रुपए के, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो इंटरेस्ट वही है रुपीज 48,000। अच्छा, सेकंड ऑप्शन में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे करना है। प्रेफरेंस कैपिटल है 2 लाख रुपए, रेट ऑफ डिविडेंड है 14%। कितना हो गया 28,000। इस सेकंड ऑप्शन में इक्विटी कैपिटल अगर 4 लाख रुपए है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000। ठीक है ना। दोनों ऑप्शन हमने एनालाइज कर लिए हैं और टैक्स का रेट क्वेश्चन में कितना है 35%। हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस।
तो पहले आपने इक्वेशन लिख ली, तो जितनी बातें भी आप जानते हैं आप इसमें पुट करिए। जैसे I1 48,000, टैक्स का रेट है 35%, यानी 0.35, प्रेफरेंस डिविडेंड 1 nil, और फर्स्ट ऑप्शन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 60,000 इज इक्वल टू, सेकेंड ऑप्शन में इंटरेस्ट का अमाउंट है ₹48,000, टैक्स का रेट वही है 35%, प्रेफरेंस डिविडेंड है 28,000, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 40,000। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आप कुछ कैंसिल कर सके तो सही रहेगा। जैसे ये 40,000 है और ये 60,000 है, मेरे ख्याल से इधर हम लिख सकते हैं 3 और इधर हम लिख सकते हैं 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई आंसर आएगा। हाँ जी, 177231, 177231, ये आंसर सही है नहीं है चेक हो जाएगा। ये EBIT आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो तो ऑप्शन नंबर 1 का EPS आ जाएगा, राइट हैंड साइड में पुट करो ऑप्शन नंबर 2 का EPS आ जाएगा, और अगर वो दोनों EPS इक्वल आते हैं तो इसका मतलब आपका ये आंसर सही। और वो इक्वल EPS कितना आता है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग EPS 1.4। तो आपका ये आंसर सही है। आपने EBIT कैलकुलेट करा 1,77,231 और आपका कॉरेस्पॉन्डिंग EPS है ₹1.4। हाँ जी, चलिए हो गया ये क्वेश्चन। हम जो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 9। हाँ जी, ए कंपनी इज कंसीडरिंग 3 फाइनेंशियल प्लान्स, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। प्लान ए क्या है कि 100% फाइनेंसिंग इक्विटी का होना चाहिए। प्लान बी क्या है 50% फाइनेंसिंग इक्विटी, 50% फाइनेंसिंग डेप्ट का होना चाहिए। प्लान सी 50% इक्विटी और 50% प्रेफरेंस कैपिटल होना चाहिए। टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज्ड ₹2 लाख। Cost of preference capital is 8%. Tax rate is 50%. Rate of interest on debt is 8%.
इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच विल बी इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ ₹10। तो 10 का शेयर अगर 10 के प्रीमियम पर इश्यू करा जाए तो 20 रुपए हो गए ना। तो एक शेयर इश्यू करके 20 रुपए अरेंज करे जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड EBIT 80,000 रिक्वायर्ड फॉर ईच प्लान। नंबर 1 EPS, नंबर 2 फाइनेंशियल BEP एंड नंबर 3 पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस लिखेगा नंबर 1। कंप्यूटेशन ऑफ EPS under different plans. Computation of EPS under different plans of raising. Computation of EPS under different plans of raising funds of ₹2 lakhs. Particulars plan A, plan B and plan C. पहले लिखेगा इक्विटी कैपिटल, फिर लिखेगा 8% प्रेफरेंस कैपिटल और लिखेगा 8% डेप्ट कैपिटल। आपकी टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है 2 लाख रुपए। प्लान ए कहता है कि जी 100% इक्विटी से अरेंज कर लीजिए, यानी पूरा का पूरा 2 लाख रुपए इक्विटी फाइनेंसिंग से अरेंज करने को कहा जा रहा है। प्लान बी कहता है कि 50% फंड्स तो आप इक्विटी से अरेंज कर लीजिए, बाकी बचे 50% आप कहां से लाओगे? डेप्ट से, 8% डेप्ट कैपिटल से। अब है प्लान सी, तो 50% फंड्स इक्विटी से ले आते और बाकी 50% फंड्स हम प्रेफरेंस से ले आते। तो फंड्स अरेंज करने के तीनों ऑप्शन हमारे पास है, तीनों में हमने ईपीएस कैलकुलेट करना है। खैर, आप फंड्स कैसे भी क्यों ना अरेंज करें, यह तो तय है कि बिजनेस से होने वाली इनकम कितनी है? 80,000। इंटरेस्ट माइनस कर लेते। देखिए, प्लान ए में कोई डेप्ट कैपिटल नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लान बी में 1 लाख का डेप्ट है, तो 8% इंटरेस्ट कितना हो गया? 8,000 रुपए। खैर, इंटरेस्ट माइनस करते ही आपको ईबीटी पता चलेगा। 80,000 के बाद है 72,000, लास्ट में 80,000। टैक्स का रेट कितना है वैसे? 50%। तो प्लान ए में आपको टैक्स देना है 40,000 रुपए, प्लान बी में आपको टैक्स देना है 36,000 रुपए, प्लान सी में आपको टैक्स देना है 40,000 रुपए। तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा, जो बैलेंस आएगा वो होगा EAT। प्लान ए 40,000 रुपए,
प्लान बी 36,000 रुपए, प्लान सी 40,000 रुपए। इसमें से आप क्या माइनस करना चाहेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्लान ए में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, प्लान बी में नहीं है, प्लान सी में है। 1 लाख का प्रेफरेंस कैपिटल, 8% डिविडेंड, 8,000 रुपए। खैर, फिर फाइनल आंसर आ गया 40,000, 36,000 और आखिर में 32,000। ये जो आंसर आया है फाइनली, इसको आप लिखिएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये आपने क्या लिखा? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखना चाहेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ध्यान रखिएगा, एक शेयर को इश्यू करके 20 रुपए अरेंज होते हैं, 20 रुपए। तो अगर आपको 2 लाख रुपए चाहिए तो इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? 10,000। यहां पर 5,000 और आखिरी केस में भी 5,000। अकॉर्डिंगली हम ईपीएस कैलकुलेट कर सकते, 4, 7.2 एंड 6.4। अगर क्वेश्चन हमसे पूछ ही लेता कि फंड्स को अरेंज कैसे करा जाए, तो हम प्लान बी के फेवर में है ना, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ईपीएस ज्यादा है। तो हमारा ओपिनियन यह है कि 50% फाइनेंसिंग अगर इक्विटी से करी जाए, बाकी 50% अगर डेब्ट से करी जाए, तो वो सिचुएशन मोस्ट फेवरेबल रिकॉग्नाइज करी जानी चाहिए। पर क्वेश्चन ने हमसे ओपिनियन पूछा तो है नहीं। खैर, अब आप आइएगा पॉइंट नंबर 2 की तरफ। फाइनेंशियल बीईपी, ये हमारे लिए एकदम नया कंसेप्ट है। फाइनेंशियल बीईपी, ये पॉइंट हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ है कभी। आप इसको अंडरलाइन करें, इसके आगे लिखेगा इट मीन्स, फाइनेंशियल बीईपी का मतलब लिखेगा इट मीन्स मिनिमम डिजायर्ड अर्निंग, minimum desired earning from the business, minimum desired earning from the business which is sufficient, which is sufficient only to absorb, which is sufficient only to absorb the interest and preference dividend, interest and preference dividend। इसका मतलब बिजनेस से कम कितना कमाया जाए, कि और कुछ ना सही, जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है और आपको जो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है, कम से कम ये एक्सपेंडिचर तो निपटाया जा सके। आप आगे लिखेगा इन अदर वर्ड्स, it represents such amount of EBIT, it represents such amount of EBIT which produces zero EPS, nil EPS, which produces zero EPS। एक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि बिजनेस से कम कितना कमाया जाए कि एक इंटरेस्ट का खर्चा निपट जाए
और दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट भी निपट जाए। अच्छा, इसे निपटाने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को भले ही हम कुछ भी ना दें, इक्विटी शेयर होल्डर को हम कुछ कमा कर देंगे, हमने कभी वादा करा भी नहीं था, हमने कोई गारंटी दी भी नहीं थी। हमने अगर गारंटी दी है तो किस बात की गारंटी दी है कि हम इंटरेस्ट देंगे और हम प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे। ओके, आप अगले पैराग्राफ में लिखेगा, मैथमेटिकली it is computed with the help of following formula। तो फाइनेंशियल बीपी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला हमारे पास है, आप वो फार्मूला लिख लीजिएगा। फाइनेंशियल बीईपी इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड and the amount of preference dividend is to be divided by 1 minus tax rate। The amount of preference dividend is to be divided by 1 minus tax rate। पहले कैलकुलेट करें। प्लान ए, प्लान ए में देखकर बताइएगा कि आपको इंटरेस्ट कितना देना है, 0। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना है, 0। तो अगर आपने इस फार्मूले में 0 लिखा भी तो अल्टीमेटली तो आंसर आपका 0 ही आएगा, नील। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने प्लान ए में मान लीजिए कुछ नहीं कमाया तो हमने कौन सा इंटरेस्ट देना। अगर हम कुछ नहीं कमाते तो गवर्नमेंट को हम टैक्स भी कुछ नहीं देंगे। अगर कोई इनकम नहीं है और कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, तो इसका मतलब हमने अगर कुछ भी नहीं कमाया तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ना हमने इंटरेस्ट देना है, ना हम टैक्स देंगे, ना हम प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे। रहा सवाल इक्विटी शेयर होल्डर का, हमने इक्विटी शेयर होल्डर को कहा जी हमने आपको कौन सी गारंटी दे रखी, आपको गारंटी कोई देता भी नहीं। तो इसका मतलब हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई बर्डन है ही नहीं। हमने जब कोई फाइनेंशियल पेमेंट करनी नहीं है तो इसका मतलब हम अगर कुछ भी नहीं कमाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। खैर, अगर आप गए प्लान बी में, प्लान बी कहता जी हमको तो 8,000 का इंटरेस्ट देना है। इसका मतलब अब आपको 8,000 का इंटरेस्ट देना है तो 8,000 तो फिर कमाने पड़ेंगे ना। मान लीजिए आप 8,000 कमाते हैं तो ईबीआईटी 8,000, इंटरेस्ट 8,000, ईबीटी 0, टैक्स 0, ईएटी 0, प्रेफरेंस डिविडेंड 0, ये 0, ईपीएस 0। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बस इतनी सी है कि हमें 8,000 इसलिए कमाने हैं क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है ना भाई, इंटरेस्ट की पेमेंट तो आपको करनी चाहिए ना कम से कम। प्लान सी, प्लान सी कहता जी आपने इंटरेस्ट तो देना है नहीं, पर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड देना 8,000। पर समस्या यह है कि प्रेफरेंस डिविडेंड आपको देना है टैक्स के बाद। क्या ये बात सही है? प्रेफरेंस डिविडेंड आपको देना है टैक्स के बाद। आप इसको डिवाइड करिए 1 माइनस टैक्स रेट से। टैक्स रेट 50%, 16,000। चलिए मान लीजिए हम 16,000 कमाते तो उसके ऊपर आधा 8,000 का टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स के बाद रह गया 8,000 और प्रेफरेंस डिविडेंड भी है 8,000, आखिर में रह गया 0 और ईपीएस हो गया 0। तो चूंकि हमें 8,000 रुपए टैक्स के बाद देने हैं तो हमें टैक्स से पहले 16,000 कमाने ही चाहिए।
फाइनेंशियल बीपी का मतलब बिजनेस से कम कितना कमाया जाए कि भले ही इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ ना दिया जाए, पर वो कमाई इतनी होनी चाहिए कि आप इंटरेस्ट दे सकें और आप टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट भी कर सकें। इसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। आइएगा पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 की तरफ आइए और हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट नंबर 3 हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। ओके, अब हमने इंडिफरेंस के 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम जानते हैं अब ये कोई मुश्किल पॉइंट नहीं हमारे लिए, कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। लेकिन हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा कि जिसमें 3 ऑप्शंस हो और हम जानते हैं कि एक टाइम पर हम सिर्फ 2 ऑप्शंस ही कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए पहले प्लान ए और प्लान बी को कंपेयर किया जाए और पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस पता किया जाए। बाद में हम प्लान बी और सी को भी कंपेयर करना चाहेंगे और उसके बाद में हम प्लान ए और सी को भी कंपेयर करना चाहेंगे। तो आइए पहला कंपैरिजन प्लान ए और प्लान बी के बीच में किया जाए। ठीक है, प्लान ए और प्लान बी को कंपेयर किया जाए। प्लान ए में इंटरेस्ट कितना है? निल। टैक्स का रेट है 50%। प्लान ए में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 है। अच्छा, प्लान बी में इंटरेस्ट कितना है? प्लान बी में इंटरेस्ट कितना है? ये रहा 8,000। टैक्स का रेट है 50%। और प्लान बी में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? ये रहे 5,000। अब इसे सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इसे सॉल्व करते रहिए। आपने सॉल्व करके बताया EBIT 16,000 रुपए और आपका पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि जी 16,000 पर दोनों प्लान का EPS इक्वल आएगा। आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं? आप इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करिए। अगर सेम आ रहा है तो बता दीजिए और वो सेम कितना आ रहा है ये बता दीजिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग EPS है 1.6। दोबारा से बताइए। 0.8 0.8। तो आपने EPS कैलकुलेट करा लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी पुट करके और वो आंसर आ गया 0.8 और ये सेम आ गया। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। आगे क्या करिएगा, फिर हेडिंग डालेगा प्लान ए एंड प्लान सी। इसी तरीके से आइए हम प्लान ए और प्लान सी को कंपेयर करें और उसके अगले स्टेप में हम प्लान बी और सी को भी कंपेयर कर लेंगे। आइए प्लान ए और प्लान सी को कंपेयर करें और इसके लिए इक्वेशन लिखें। इक्वेशन में हमें काम करते हैं, सी के लिए हम टर्म यूज करते हैं 3, मतलब I3 और N3। ए के लिए 1 ठीक है, मेरे ख्याल से सी के लिए अगर हम 3 कहें तो ज्यादा सही रहेगा। दूसरी बात,
आपको प्लान सी के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करके बताना होगा। ए में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है पर सी में तो है, तो अगर इक्वेशन ऐसे लिखी जाए तो ज्यादा सही रहेगा ना। हां जी, तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही है एज इट इज। I3 प्लान सी में इंटरेस्ट है 0, टैक्स रेट है 50% और प्लान सी में प्रेफरेंस डिविडेंड है 8000। प्लान सी में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 5000। $32,000। ओके, आप कंफर्म करें 32,000। और अगर ये 32,000 आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करते हैं तो सेम ईपीएस आता है और वो आता है 1.6। चलिए, आपने प्लान ए और प्लान सी को कंपेयर किया और आपने पाया कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है 32,000 रुपए और कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस है ₹1.60। लास्ट में आप क्या लिखना चाहेंगे? प्लान बी एंड प्लान सी। प्लान बी एंड प्लान सी, इसके लिए इक्वेशन लिखी जाए, बी के लिए लिखा जाए 2 और सी के लिए लिखा जाए 3। आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, कोई अनट्रू स्टेटमेंट जैसी कुछ आ रही है स्टेटमेंट। वैसे भी अगर ईबीआईटी दोनों तरफ कैंसिल हो जाए तो एक बात तो तय है कि आप ईबीआईटी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ईबीआईटी आएगा ही नहीं, ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो सकती है। तो ये इक्वेशन अपने आप में अनरियल है ना। तो आप इसके नीचे लिखिएगा, दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। This equation cannot be solved and it means that there is no such level of EBIT. There is no such level of EBIT. There is no such level of EBIT which can produce equal EPS. Which can produce equal EPS among plans B and C. तो प्लान बी और सी में इक्वल ईपीएस लाने की सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा कोई पॉइंट कहना चाहते हैं। ओके, जिसमें भी नहीं, ऐसा नहीं।
लास्ट क्लास में हम लोग कुछ ग्राफिकल सिचुएशन समझ रहे थे। हमें इनके ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम समझ रहे हैं कि ग्राफ का कंसेप्ट क्या होता है। इमेजिन करिए कि जब आपने प्लान ए की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी तो वो लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ हो गई, ठीक है। फिर जब आपने प्लान बी की लाइन ड्रॉ करी तो वो लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ हो गई, और ए और बी का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पाया गया। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी में आएगा तो इसका मतलब इसमें इनडिफरेंस का केस है। तभी जब हमने ए और बी को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया। क्या जी बात सही? फिर प्लान सी आया। प्लान सी की जो लाइन बनी वो लाइन कुछ ऐसे बन गई। इससे क्या हुआ कि सी और ए का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इसका मतलब सी और ए में भी आंसर आ गया। लेकिन जब हमने बी और सी को कहा कि क्या बी और सी के बीच में आंसर आ रहा है, तो आंसर नहीं आया, क्योंकि बी और सी लाइनें हो गई पैरेलल। तो बी और सी में पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ए और बी में पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है, और ए और सी में भी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है। हमने ये बात बस मैं अंदाजे के तौर पे कह रहा हूं, हो सकता है आप ग्राफ बनाकर देखिए, आप वो सिचुएशन देख लीजिएगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका ग्राफ खुद बनाएं, खुद आप इसको चेक करिएगा, और आप देखेंगे कि बी और सी की लाइनें पैरेलल बनेंगी, अकॉर्डिंगली उसमें पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस नहीं आएगा। चलिए, ये हमने क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दे दिया। अब आगे बढ़े। जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे, जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वो है क्वेश्चन नंबर 35। पेज नंबर 11 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ना शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 11। A plastic manufacturing company is planning to expand its assets by 50%। एकदम क्लियर कट इंफॉर्मेशन है। हम अपनी एसेट्स को 50% एक्सपेंड करना चाहती। ठीक बात है। ऑल फाइनेंसिंग फॉर दिस विल कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। द एक्सपेंशन विल इंक्रीज EBIT बाय ₹75,000। The finance department of the company has submitted the following plans for consideration of the board. Plan 1, issue of 10% debentures. Plan 2, issue of 10% debentures for half the required amount and balance in equity share to be issued at 25% premium. Number 2, इश्यू इक्विटी शेयर्स एट 25% प्रीमियम। हमें बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट में एसेट का टोटल है 12 लाख रुपए। फिर हमें इनकम स्टेटमेंट गिवन है। इनकम स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन की ए रिक्वायरमेंट क्या है? डिटरमिन द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट विल बी इश्यूड। तो आइए हम ए पॉइंट का आंसर शुरू करते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलिए हेडिंग डालेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड। पहले आप लिखिएगा टोटल फंड्स रिक्वायर्ड। आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है? 6 लाख। एसेट्स है 12 लाख रुपए की, और वो कहता है जी हम इसको 50% एक्सपेंड करना चाहते। तो इसका मतलब आपको फंड चाहिए ₹6 लाख। 6 लाख के ब्रैकेट्स में लिख लीजिएगा 50% ऑफ 12 lakhs। 50% ऑफ 12 lakhs।
फिर लिखेगा अमाउंट रेज्ड पर इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर है तो 10 रुपए का, पर हम उसको इश्यू करेंगे 25% प्रीमियम पर। तो 10 रुपए का इक्विटी शेयर अगर 25% प्रीमियम पर इश्यू किया जाए 12.5 रुपए। 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, 25% प्रीमियम है, एक इक्विटी शेयर को इश्यू करके मिलेंगे 12.5 रुपए। हेंस, फिर लिखेगा हेंस number of equity shares required to be issued, number of equity shares required to be issued are computed below. Number of equity shares required to be issued are computed below. Plan 1, अगर आपने फंड्स को अरेंज करा प्लान 1 के हिसाब से तो उसमें कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ डिवेंचर इशू करने का हिसाब किताब है। तो इक्विटी शेयर टू बी इशूड नील। प्लान 2 पर आइएगा। प्लान 2 कहता है आपको जितने पैसे चाहिए उसमें से आधे इक्विटी फाइनेंसिंग से अरेंज कर लेते हैं। आधे आपको फंड चाहिए 6 लाख रुपए, तो उसका आधा हो गया 3 लाख रुपए, और एक इक्विटी शेयर को इश्यू करके मिलेंगे 12 रुपए 50 पैसे। कितने इक्विटी शेयर इश्यू करे जाए? 24,000। ऑप्शन 3, पूरे 6 लाख रुपए इक्विटी फाइनेंसिंग से अरेंज करे जाएंगे। एक इक्विटी शेयर है 12.5 रुपए का। कितने इक्विटी शेयर? 48,000। हमने क्वेश्चन के ए पॉइंट को सॉल्व कर दिया है, जिसमें हमने बताया है कि प्लान 1, 2, 3 में कितने इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ सकते हैं। आइए अब हम इस क्वेश्चन के बी पॉइंट को पढ़ते हैं। बी पॉइंट की तरफ आइएगा। एज्यूम दैट प्राइस अर्निंग रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज्ड एट 8 इफ प्लान 3 इज अडॉप्टेड, but is likely to drop to 6 if either plan 1 or 2 is used to finance the expansion. Determine expected market price of the share in each of the situation. जी हम जानते हैं अगर हम किसी तरीके से EPS कैलकुलेट कर लें, उसको अगर हम P रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो आइए लिखें कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर अंडर डिफरेंट प्लान्स, अंडर डिफरेंट प्लान्स ऑफ रेजिंग एडिशनल फंड्स, एडिशनल फंड्स of ₹6 lakhs. हाँ जी, पर्टिकुलर्स प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। पहली बात तो आप ये बताइए कि आपका एग्जिस्टिंग ईबीआईटी क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 3 लाख रुपए।
दूसरी बात, चूंकि आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप बताइए आपका EBIT कितना इंक्रीज हो जाएगा? 75,000। EBIT पहले से है 3 लाख रुपए और वो बढ़ जाएगा 75,000 पे। अब इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में भी हम वही काम करते हैं। पहले है एग्जिस्टिंग, पहले से आपके ऊपर लोन है 3 लाख रुपए का, पुरानी बैलेंस शीट में लिखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 3 लाख 8%, ये बनता है 24,000 रुपए। यही नहीं, जो पुरानी इनकम स्टेटमेंट है उसमें भी 24,000 लिखा हुआ। एडिशनल, अगर आपने फंड्स को अरेंज किया प्लान 3 के हिसाब से, तो कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि प्लान 3 में आप सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करेंगे। लेकिन अगर आपने प्लान 1 अडॉप्ट किया, तो पूरे के पूरे 6 लाख रुपए को डिवेंचर से फाइनेंस करवाया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कितना हो गया? प्लान 2 में डिबेंचर्स होंगे आधे के, यानी 3 लाख रुपए के। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 30,000 रुपए। अर्निंग बिफोर टैक्स, अच्छा वैसे टैक्स का रेट कितना दे रखा है? %35 टैक्स अगर माइनस कर दिया जाए, तो बाकी तो फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स आ ही जाएगा। तो आप मुझे डायरेक्टली अर्निंग आफ्टर टैक्स बता सकते हैं? पहले केस में कितना है? 189,150। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है प्लान 1 में। $208,650, 228,150। आपने बताया 228,150, ये है अर्निंग आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा, आपके पास पहले से इक्विटी शेयर्स कितने हैं? पहले से पुरानी बैलेंस शीट देखिए, पहले से आपके पास इक्विटी शेयर हैं 40,000। क्या ये बात सही है? पहले से इक्विटी शेयर है 40,000। प्लान 1 में आप और कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे, तो इक्विटी शेयर वही रहेंगे जो पहले थे, यानी 40,000। प्लान 2 में 24,000 नए शेयर, तो शेयर्स कितने हो गए? 64,000। 40,000 पहले, 24,000 और। प्लान सी में 48,000 नए शेयर, तो टोटल शेयर्स हो गए 88,000, 88,000।
चलिए EAT को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके EPS बताएं। 4.73 4.73 के बाद 3.26 3.26 के बाद 2.59 2.59 ये है EPS। PE क्वेश्चन कहता है कि आपका PE रहेगा 8 अगर रहा प्लान 3 पर प्लान 1 और 2 में PE हो जाएगा 6 and 8। मार्केट प्राइस पर शेयर जो कि कैसे आएगा, EPS को PE रेशो से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो प्लान 1 का आंसर बताइए। 28.38 प्लान 1 का मार्केट प्राइस है। 19.56 20.72 आपने बताया 20.72। चलिए इस क्वेश्चन के बी पॉइंट को हमने सॉल्व कर लिया है। पॉइंट नंबर सी की तरफ आइएगा। हां जी, प्लीज कम टू पॉइंट नंबर सी। डिटरमिन द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन नंबर 1 प्लान्स 1 and 2, नंबर 2 प्लान्स 1 and 3, नंबर 3 प्लान्स 2 and 3। तो आप लिखेगा कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। आपने लिखा प्लान 1 एंड प्लान 2। हाँ जी, ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। प्लान 1 में इंटरेस्ट कितना है? 24,000 तो ये था ही, 60,000 और, तो प्लान 1 में टोटल इंटरेस्ट हो गया 84,000। टैक्स रेट 35%। अच्छा, प्लान 1 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 40,000। प्लान 2 में इंटरेस्ट कितना है? 24,000 ये रहा, 30,000 ये रहा, 54,000 पे 54,000। टैक्स का रेट 35%। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 64,000। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। $1,34,000। ओके, आंसर बताया जा रहा है 1,34,000। ये पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बताया जा रहा है। आप इसको क्रॉस चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करें
और कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस बताएं। कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस है 0.8125। क्या ये बात सही? आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करा, यही आ रहा है ना 0.8125। अच्छा, क्वेश्चन की इस सी पॉइंट में सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि अब आप प्लान 1 और प्लान 3 को कंपेयर करिए। आइए हम प्लान 1 और प्लान 3 को कंपेयर कर लेते हैं। उसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। प्लान 1 तो वही है जिसमें इंटरेस्ट 84,000 है, लेकिन प्लान 3 में इंटरेस्ट है 24,000। टैक्स का रेट है 35%। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 88,000। ये प्लान 1 और 3 का कंपैरिजन है। प्लान 1 और 3 का कंपैरिजन। तो इसको सॉल्व करके आप क्या आंसर बताते हैं? सेम आंसर आ रहा है, वही आंसर आ गया 1,34,000। $1,34,000। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करिए, क्या आप भी वही आंसर आ रहा है? कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस भी वही आ रहा है 0.8125। कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस भी वही आ गया 0.8125। सेम आंसर आ गया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में डिफरेंट ही था। वैसे अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखिए उसमें तो डिफरेंट ही था। वो तो हम थोड़ी कह रहे, वो तो हम सॉल्व करें और सेम आ रहा है। डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा, लास्ट में 0.3, ये कौन सा है? प्लान 2 एंड प्लान 3। आइए अब हम प्लान 2 और प्लान 3 को कंपेयर कर लेते। प्लान 2 में इंटरेस्ट कितना है? 54,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 64,000। ये प्लान 2 और प्लान 3 का कंपैरिजन हो गया। हाँ, तो आपने इसको कैलकुलेट करा और आंसर फिर वही आ गया ₹1,34,000। आंसर फिर वही आ गया ₹1,34,000। और आपने फिर इसको क्रॉस चेक किया, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस वही आ गया 0.8125। 0.8125। तो ऐसा एनालाइज करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बना होगा।
अगर ये प्लान 1 का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, यस यस, ये प्लान 2 का हो सकता है, और ये प्लान 3 का भी हो सकता है। प्लान 1-2 को कंपेयर किया तो वही पॉइंट था, 2-3 में भी वही पॉइंट था, 1-3 में भी वही पॉइंट था। मतलब ऐसा मेरा अंदाजा है कि शायद ग्राफ ऐसे बनेगा, तभी तो तीनों का EBIT का लेवल इन डिफरेंस का सेम आ रहा है और कॉरेस्पॉन्डिंग EPS भी हर एक का सेम है। ऑब्वियसली 3 लाइनें ऐसे ड्रॉ हो सकती, तो मुझे तो लग रहा है कि ऐसा ही इस क्वेश्चन में ग्राफ बनेगा। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनना चाहिए। हाँ जी, पेज नंबर 9 पर आइएगा। पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 31। पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 31। हाँ जी, आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ जेनिथ एंटरप्राइजेज इज एज फॉलोज। सबसे पहले है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, फिर है रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर है 14% डिवेंचर्स। एन एक्सपेंशन प्लान रिक्वायरिंग ₹20 crores is being considered and the plan is expected to have increase of ₹6 crore in EBIT from its present level of ₹8 crores. The following 3 plans of financing have been suggested. Option 1, to issue equity share of ₹10 each at premium of ₹40 per share. However, the share issue expenses result in net proceed of ₹40 per share for every new share issued. समझिए इस बात को, वो क्या कह रहे हैं कि एक इक्विटी शेयर है तो ₹10 का, ₹40 का प्रीमियम। इस हिसाब से सोचे तो एक शेयर इश्यू करके कितने रुपए मिलेंगे? ₹50। पर वो कहता है नहीं, ₹50 नहीं मिलेंगे, ₹50 वहां से चलेंगे जरूर, पर हमारे पास पहुंचेंगे ₹40। तो सवाल यह कि हम ₹10 कहां खर्च कर रहे हैं? हम ₹10 कहां खर्च कर रहे हैं? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। 10 का शेयर इश्यू करेंगे 40 के प्रीमियम पर, लेकिन शेयर इश्यू करने के कारण ₹10 खर्च हो जाएंगे। मैं कहता हूं बड़ी बात यह है कि हमें एक शेयर इश्यू करने का क्या मिलेगा? ₹40। हमें इस बात से क्या लेना देना कि फेस वैल्यू क्या है, प्रीमियम क्या है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस क्या है। हमारे लिए बस एक ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एक शेयर इश्यू करके ₹40 हमें मिलते हैं। आगे ऑप्शन 2 है कि आप लोन ले लीजिए। ऑप्शन 3 है कि ₹10 करोड़ का लोन ले लीजिए और बाकी बचे 10 करोड़ इक्विटी फाइनेंसिंग से अरेंज करिए। ओके, आगे इनकम टैक्स रेट है 40%। फाइंड आउट नंबर 1, इफ द एक्सपेंशन प्लान इज टू बी कंसिडर्ड ओनली इफ EPS increases from its present level, indicate whether the expansion plan qualifies for consideration. Number 2, at what level of EBIT the EPS will be equal to 0 under each of the financing alternative. Number 3, determine the indifference level of EBIT among the 3 options and also the corresponding EPS. आप एक काम करेगा, आप हेडिंग डालेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, लिखेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड।
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड। हां जी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड। हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अगर आप ऑप्शन 1 में गए तो आप कितने इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे? आपको इक्विटी फाइनेंसिंग से कितने रुपए चाहिए? 20 करोड़ रुपए। आपको इक्विटी फाइनेंसिंग से चाहिए 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए। एक शेयर इश्यू करके मिलेंगे 40 रुपए, डिवाइडेड बाय ₹40 पर इक्विटी शेयर। कितना हो गया? अगर आप ऑप्शन 1 में गए तो आपको 50 लाख इक्विटी शेयर इश्यू करने होंगे। ओके, अगर आप ऑप्शन 2 में गए तो आपको कोई इक्विटी शेयर इश्यू करने की जरूरत नहीं, नील। अगर आप ऑप्शन 3 में गए तो आधा अमाउंट यानी 10 करोड़ रुपए। $25 लाख। चलिए, एक कैलकुलेशन तो आपने कर ली। आपने बता दिया कि कब आप कितने इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट यह है, हम एक्सपेंशन के लिए हां तभी कहेंगे अगर ईपीएस एग्जिस्टिंग लेवल से बढ़ेगा तो क्या हमें एक्सपेंशन के लिए हां कह देनी चाहिए? तो लिखेगा नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस अंडर एग्जिस्टिंग एंड प्रोपोज्ड सिचुएशन। पर्टिकुलर्स एग्जिस्टिंग एंड प्रोपोज्ड, और प्रोपोज्ड में आप लिखना चाहेंगे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और लास्ट में ऑप्शन 3। पर्टिकुलर्स एग्जिस्टिंग, प्रोपोज्ड में ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। ठीक है? हां जी, अब लिखिएगा EBIT। एक जगह क्वेश्चन कहता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग EBIT है वो है 8 करोड़ रुपए, तो एग्जिस्टिंग EBIT लिखिएगा 8 करोड़ रुपए। और अगर आपने बिजनेस को एक्सपेंड किया तो EBIT बढ़ जाएगा 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो EBIT बढ़ जाएगा 6 करोड़, तो ये हो जाएगा 14 करोड़। चलिए इंटरेस्ट माइनस करते, और जब आप कहते हैं इंटरेस्ट
इंटरेस्ट, तो उसमें पहला नंबर एग्जिस्टिंग। पहले एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट माइनस करा जाए, पहले एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट माइनस करा जाए। आपके पास पहले से 15 करोड़ के डिवेंचर हैं, पहले से 15 करोड़ के डिवेंचर, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहले से इंटरेस्ट कितना है? 2 करोड़ 10 लाख रुपए। हाँ जी, आपको फंड चाहिए 20 करोड़। अगर आपने उसको ऑप्शन 1 से अरेंज करा तो कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं होगा, पर अगर आपने 20 करोड़ को ऑप्शन 2 से अरेंज किया, 20 करोड़ को ऑप्शन 2 से अरेंज किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, 2 करोड़ 15%, सॉरी 20 करोड़ 15%, 3 करोड़ रुपए। अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा तो 10 करोड़ का लोन होगा और 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। डेढ़ करोड़ रुपए। ईबीटी आ जाएगा। टैक्स का रेट कितना है वैसे? 40%। हाँ जी, नंबर ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स बताएंगे पहले। एग्जिस्टिंग कितना? EAT 3 करोड़ 54 लैक्स। 7 करोड़ 14 लैक्स। 5 करोड़ 34 लैक्स। 6 करोड़ 24 लैक्स। 6 करोड़ 24 लैक्स। ये आपने बताया EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखे जाएं। पहले आप मुझे ये बताइएगा, पहले से कितने इक्विटी शेयर्स हैं? आप अपना एग्जिस्टिंग कैपिटल देखिए, इक्विटी कैपिटल देखिए, 10 करोड़ रुपए। एक शेयर 10 रुपए का है, तो पहले से इक्विटी शेयर्स हो गए 1 करोड़। पहले से इक्विटी शेयर्स हैं 1 करोड़। पहले से इक्विटी शेयर 1 करोड़। अगर आपने फंड्स को अरेंज किया ऑप्शन 1 के हिसाब से, तो आप कितने नए इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे? 50 लाख। अब इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे?
1,50,00,000। अगर आपने फंड्स अरेंज करे ऑप्शन 2 के हिसाब से तो कोई नया इक्विटी शेयर इशू करने की जरूरत नहीं है। तो इक्विटी शेयर वही रहेंगे जो पहले थे, 1 करोड़। अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा तो आप 25 लाख नए इक्विटी शेयर इशू करोगे। 1 करोड़ शेयर पहले से, इक्विटी शेयर्स हो गए 1,25,00,000। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने काफी आसानी से कैलकुलेट करें। हमने EAT को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करा। तो प्रेजेंट EPS है 3.54, 4.99। तो जब हम एग्जिस्टिंग EPS से कंपेयर करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोपोज्ड EPS ज्यादा है और हर ऑप्शन में ज्यादा। इसका मतलब हम एक्सपेंशन के लिए हां करते हैं। दूसरा सवाल जो उठेगा, एक्सपेंशन तो करना है पर उसके लिए पैसों का इंतजाम कैसे करें। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन 2 में EPS मैक्सिमम लेवल पर आ रहा है, तो फंड्स को अरेंज किया जाए ऑप्शन 2 के हिसाब से। ओके, तो आप लिखिएगा एज कंपेयर्ड टू एग्जिस्टिंग सिचुएशन, एज कंपेयर्ड टू एग्जिस्टिंग सिचुएशन, कॉमा EPS under proposed situation is increasing. EPS under proposed situation is increasing and therefore the expansion plan qualifies for expansion। तो हम एक्सपेंशन के लिए यहां करते हैं, एक्सपेंशन प्लान क्वालिफाइज फॉर एक्सपेंशन। आगे लिखिएगा इट इज ऑल्सो एडवाइज्ड टू अरेंज द फंड्स it is also advised to arrange the funds according to option 2, because maximum EPS will be obtained in such a case, maximum EPS will be obtained in such a case। ओके, पॉइंट नंबर 2 में आइएगा। इस क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 2 में, एट व्हाट लेवल ऑफ EBIT द EPS विल बी 0 अंडर ईच ऑफ द फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। तो मैं ये जानना चाहूंगा ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। हमसे पूछा जा रहा है फाइनेंशियल BEP। ये बात हम पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल BEP यानी बिजनेस से कम इतना कमाया जाए कि इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट निपट जाए, भले ही उसके बाद EPS 0 आ जाए। फार्मूला लिखिएगा इसका, इंटरेस्ट प्लस preference dividend and the amount of preference dividend is to be divided by 1 minus tax rate। पर इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं,
इसका मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ही आपका आंसर है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 2 करोड़ 10 लाख। ऑप्शन 2 में इंटरेस्ट कितना है? 2 करोड़ 10 लाख तो एग्जिस्टिंग है, एडिशनल 3 करोड़ रुपए, टोटल हो गया 5 करोड़ 10 लाख। ऑप्शन 3, तीन करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख रुपए, ये है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए पॉइंट नंबर 3 पर आइएगा। अब वो कहते हैं कि आप इनडिफरेंस कैलकुलेशन करिए, कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस भी आपको बताना है, तो हेडिंग डालेगा पॉइंट नंबर 3 का आंसर कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 1 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 1.5 करोड़, टैक्स का रेट है 40%। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में इंटरेस्ट है 2 करोड़ 10 लाख और 3 करोड़, 5 करोड़ 10 लाख। थ्री करोड़ 90 लैक्स, क्या है 3 करोड़ 90 लाख आ रहा है? ओके, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ईबीआईटी है 3 करोड़ 90 लैक्स। आप चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो ये आंसर सही है। पहले वेरीफाई करिए। हाँ, ये बात भी सही, तो ये आंसर नहीं आ सकता क्योंकि 5 करोड़ 10 लाख रुपए का तो इंटरेस्ट है। 11 करोड़ 10 लाख। जो भी आंसर है, ये अगर ये आंसर है तो आप इसको चेक करिए। हाँ, अगर ये आंसर है तो आप इसे चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करिए
आंसर इक्वल आ जाए तो ये आंसर आपका सही है। और आप कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस कितना है? 3 रुपए 60 पैसे। हाँ जी, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को कंपेयर किया जा चुका है, इनमें पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कैलकुलेट हो चुका है और आया है आंसर कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस 3.60। अकॉर्डिंगली हम जब ऑप्शन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो एक आंसर लाया जा सकता है, और जब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 को कंपेयर करेंगे तो भी एक आंसर लाया जा सकता है। ठीक है, वो लाना कोई मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए। आप सिमिलरली ऑप्शन 2 और 3 को भी कंपेयर कर लेंगे और आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 को भी कंपेयर कर लेंगे और आप इंडिफरेंस और कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुश्किल कैलकुलेशन है। ठीक है, okay, we come to question number 32. Please come to question number 32. Okay, a company wants to implement a project for which rupees 30 lakhs is required to be raised from the market as means of financing the project. The following financing plans and options are at hand. प्लान ए क्या है कि इक्विटी फाइनेंसिंग 30। ध्यान रखिए ये 30 क्या है, ऊपर लिखा है नंबर इन 1000। प्लान ए ऑप्शन 1 इक्विटी शेयर्स होने चाहिए 30,000। अरे लिसन अभी रहने दो, ये शुरू से इस बात का ध्यान रखा जाए ना। ऑप्शन 2 इक्विटी शेयर्स होने चाहिए 15,000 और डिबेंचर्स होने चाहिए 15,000। प्लान बी इक्विटी शेयर होने चाहिए 30,000, ऑप्शन 2 में इक्विटी शेयर 20,000, प्रेफरेंस शेयर 10,000। सिमिलरली प्लान सी के ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हमारे सामने है। Assuming corporate tax to be 55%, face value of all the shares and debentures 100 each. Calculate indifference point and earning per share for each of the financing plans under option first and option second. चलिए हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। इसमें आइए हम पहले प्लान ए को सॉल्व करें और आइए प्लान ए के ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को कंपेयर करें। यह क्वेश्चन ये नहीं है कि प्लान ए और प्लान बी को कंपेयर करें, ये वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, प्लान ए के 2 ऑप्शन, प्लान बी के 2 ऑप्शन और प्लान सी के 2 ऑप्शन, ये क्वेश्चन है। तो आइए प्लान ए के दोनों ऑप्शंस को कंपेयर किया जाए। हम प्लान ए के दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन 1 है
वो कहता है कि सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करिए। अगर सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करोगे तो इसमें तो इंटरेस्ट होगा नहीं, इंटरेस्ट इज निल। टैक्स का रेट हमें गिवन है 55%। N1, अगर आपने फंड्स को अरेंज किया ऑप्शन 1 के हिसाब से तो आपको कितने इक्विटी शेयर इशू करने होंगे? 30,000, 30,000। 30,000। ध्यान रखिए, एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का है, एक डिवेंचर भी 100 रुपए का, एक प्रेफरेंस शेयर भी 100 रुपए का है। अगर 30,000 शेयर इशू करे जाएं 100 रुपए के रेट पर तो 30 लाख रुपए अरेंज करे जा सकते हैं, जैसा कि पहली लाइन में कहा गया है। पर अगर आपने डिबेंचर इशू करे, ऑप्शन 2 की बात कर रहे हैं, तो डिबेंचर होंगे 15,000। एक डिबेंचर होगा 100 रुपए का, इसका मतलब डिबेंचर्स हो गए 15 लाख रुपए के, डिबेंचर्स हो गए 15 लाख रुपए के, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। $1,50,000, टैक्स रेट 55%, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बताइए 15,000। ईबीआईटी आपने बताया ₹3 लाख। आप इसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करें, कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस ₹4.5। कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस ₹4.5। Okay, we come to plan B. आइए प्लान बी के ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को कंपेयर करते हैं। इसके ऑप्शन 2 में तो प्रेफरेंस कैपिटल है, ऑप्शन 2 में प्रेफरेंस कैपिटल है। ओके, ऑप्शन 1 में तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स होंगे, और ऑप्शन 2 में भी इंटरेस्ट तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 में भी इंटरेस्ट तो नहीं होगा, पर ऑप्शन 2 में इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 20,000। और ऑप्शन 2 में प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 10,000 प्रेफरेंस शेयर है ना। और 10,000 प्रेफरेंस शेयर कितने के हो गए वैसे? 10 लाख रुपए के। इसके ऊपर अगर 12% डिविडेंड दिया जाए 1,20,000।
3,60,000, 8 lakhs। चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट कर लीजिए। अगर आंसर सेम आता है तो ठीक है, इसका मतलब सेम आंसर आ रहा है। तो आप लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस ₹12। कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस आपने बताया ₹12। लास्ट में अब हमें प्लान सी की तरफ चलना चाहिए। प्लान सी में जो ऑप्शन 1 है उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर्स हैं, और जो ऑप्शन 2 है उसमें इक्विटी शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है और डिवेंचर्स भी। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही है एकदम। ऑप्शन 2 10,000 डिवेंचर, एक डिवेंचर ₹100 का, तो डिवेंचर्स हो गए 10 लाख रुपए के। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 लाख। $10,000 प्रेफरेंस शेयर्स 10 लाख रुपए के, 12% का रेट है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 1,20,000, और इक्विटी शेयर्स हो गए 10,000। $5,50,000। $8.25। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस आपने बताया ₹8.25। तो ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। ये चैप्टर जो है लगभग समाप्ति की ओर है, सब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलो वो हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। थैंक यू।